ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ प्रेरणा। आज के पॉडकास्ट में बात बीबीसी के भारतीय दफ्तरों में आयकर विभाग, एयर इंडिया के ऐतिहासिक सौदे और खेल की दुनिया की। कल जो इन्होंने बीबीसी के साथ किया, आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे? इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी? बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन हो गई है। बीबीसी के भारतीय दफ्तरों में आयकर विभाग का अभियान जारी, कांग्रेस बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। एयर इंडिया खरीदेगा 470 विमान, पीएम मोदी बोले हवाई क्षेत्र में भारत बनेगा तीसरा बड़ा बाजार। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जानेंगे एयर इंडिया के इस डील को क्यों बताया जा रहा है ऐतिहासिक और इससे क्या होगा हासिल। ऐतिहासिक कई मानों में। सबसे पहले ये ऐतिहासिक इसलिए है कि 470 विमान अभी तक किसी भी एयरलाइंस ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया था। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 450 का है। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसले में महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि 2023 से लेकर 2025-26 के बीच 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2,966 गांवों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा। झारखंड के पलामू जिला के पांकी ब्लॉक में महाशिवरात्रि की पूजा को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। झड़प में स्थानीय एसडीपीओ के अलावा कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय लोगों के अनुसार पथराव के कारण दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को चोट आई है। पलामू के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बीबीसी को बताया, महाशिवरात्रि के अवसर पर तोरण द्वार बनाने को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते पत्थरबाजी की घटना हुई है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। मेरे डीसी और एसपी अलॉन्ग विद 2 डीएसपीज 1 एएसपी इज कैंपिंग देयर और मैं भी थोड़ी देर बाद पहुंच रहा हूं। अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। स्थिति सामान्य है। पाकिस्तान में मौजूदा साल की पहली छमाही के दौरान औसत महंगाई दर बढ़कर 33% तक जा सकती है। मूडीज एनालिटिक्स के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के ट्रेंड और विदेशी मुद्रा भंडार संकट को देखते हुए अकेले आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए नाकाफी है। पाकिस्तान इस वक्त गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पिछले साल के जनवरी महीने से 2023 के जनवरी महीने तक खुदरा महंगाई दर बढ़कर 27.5% पर पहुंच गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले आज संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को मदद पहुंचाने के लिए $5 बिलियन से भी अधिक की मदद राशि पहुंचाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लाखों लोगों को घर, स्वास्थ्य और खाने संबंधी मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार संबंधित मुद्दों की अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, We're asking today for $3.9 billion for this year's humanitarian response plan in अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स कह रहे हैं कि हम यूक्रेन में इस साल की मानवीय सहायता योजना के लिए आज $3.9 बिलियन मांग कर रहे हैं। इस योजना के तहत 11 मिलियन से अधिक लोगों को मदद पहुंचाया जाएगा। पिछले वर्ष में हमारे अनुमानों के अनुसार यूक्रेन में 7,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और यह निश्चित रूप से एक कम अनुमान है। 12,000 नागरिक घायल हुए हैं, इनमें सैकड़ों बच्चे हैं। इसलिए मैं सरकारें, लोगों, समाज और दुनिया भर में आप और मेरे जैसे लोगों से अपील करता हूं कि आप आगे आएं। यूक्रेन को आपकी जरूरत है। भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में अब तक लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लगभग 2,60,00,000 लोगों को मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में भी राहत पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री पिछले 1 दशकों से भी अधिक समय में आज पहली बार सीरिया के दमिश्क प्रांत पहुंचे हैं। जॉर्डन के अधिकारियों का कहना है कि ऐमान सफादी पिछले हफ्ते के विनाशकारी भूकंप के बाद एकजुटता दिखाना चाहते हैं। बीबीसी हिंदी का ये न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है, जो सोमवार से शुक्रवार भारतीय समय अनुसार रोजाना शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध है। बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर भारतीय आयकर विभाग की ओर से अभियान जारी है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अभी भी बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तर में मौजूद हैं। बीबीसी के कई कर्मचारी इस बिल्डिंग से जा चुके हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को यहां रहने के लिए कहा गया है और वो मंगलवार सुबह से चल रही इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। जी शाहिद, बीबीसी प्रेस ऑफिस की ओर से एक बयान में कहा गया है कि हम अपने कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। हमारा आउटपुट और पत्रकारिता से जुड़ा काम सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा। हम अपने ऑडियंस को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रेरणा, अगर आयकर विभाग की बात करें तो उसका साफ कहना है कि ये एक सर्वे है। वो इस पूरी प्रक्रिया को एक सर्वे बता रहे हैं। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कल से ही इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। प्रेरणा जी बिल्कुल, शायद कांग्रेस पार्टी ने कल ही आयकर विभाग के इस अभियान की निंदा की थी। पार्टी नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि यह दिखाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरती है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम डराने धमकाने के इन हथकंडों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। यह अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया अब और नहीं चल सकता। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस फ्रीडम की बात की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142वें रैंक पर थे। 2022 में हम 150वें रैंक पर चले गए। हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हो गए। तो कल जो इन्होंने बीबीसी के साथ किया, आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे? इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी? आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। दैनिक भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? ये थे पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी भी इस अभियान और कांग्रेस के बयान पर जवाब दे चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी की निंदा की थी और इसे भ्रष्ट संगठन बताया था। उन्होंने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो हर संगठन को मौके देता है, लेकिन वो भी तब तक जब तक आप जहर ना फैलाएं। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। सबसे पहले तो बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। बीजेपी का यह भी कहना है प्रेरणा कि ये सब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में किया जा रहा है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इसकी टाइमिंग का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। शायद अगर टाइमिंग को लेकर बीजेपी ने जो जवाब दिया है, अगर उसकी वजहों पर जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के कुछ हफ्तों के बाद ये कार्रवाई हुई है और इसीलिए ऐसे जो बयान आए हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारण के लिए नहीं थी। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगों को दिखाया गया था और उस समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री में कई लोगों ने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता के साथ साथ भारत विरोधी बताया था और भारत में इसे ऑनलाइन शेयर करने से ब्लॉक करने की कोशिश भी की थी। और प्रेरणा, अगर वापस प्रतिक्रियाओं पर आएं तो आयकर विभाग के इस अभियान की खबर को दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। इनमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जर्मन प्रसारक DW, द गार्डियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान भी शामिल हैं इनमें। जी, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकारी एजेंसियां
एजेंसियों ने अक्सर ही स्वतंत्र मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार संगठनों और थिंक टैंकों पर छापे मारे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की ओर से उनके फंडिंग स्रोतों को निशाना बनाने को आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। प्रेरणा, वहीं एक दूसरा अमेरिकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। वो लिखता है कि आयकर विभाग अधिकारियों के बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पहुंचने से दुनिया भर का ध्यान भारत में प्रेस स्वतंत्रता के खराब हालात पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे सर्वे कहा है, जो कि टैक्स रेट को व्यक्त करने का ही एक अलग ढंग है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल हैं, ये कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। वहीं ब्रिटेन की अखबार द गार्डियन ने लिखा है, ब्रितानी सरकार ने अब तक इस छापे पर किसी तरह की टिप्पणी देने से इनकार किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने बीबीसी से इस बारे में बात की है। बीबीसी इससे पहले भी इस तरह के मामले में राजनीतिक समर्थन लेने से बचती दिखी है, क्योंकि वह ब्रितानी सत्ता से अलग संस्था के रूप में स्वयं को दिखाती रही है। ये द गार्डियन अखबार ने लिखा है। प्रेरणा, इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं नेड प्राइस। उन्होंने कहा है कि वो आयकर विभाग के इस अभियान से अवगत हैं। Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities. नेड प्राइस कह रहे हैं, हम भारतीय टैक्स अधिकारियों की ओर से बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान से अवगत हैं। इस तलाशी अभियान से जुड़ी ज्यादा जानकारियों के लिए हम यही कह सकते हैं कि आप भारत से बात करें। इस मामले में मैं जो कुछ कहूँगा वो एक सामान्य बात है। मैं पहले भी इस बारे में ये बात कहता रहा हूँ और इसका संदर्भ सार्वभौमिक भी है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस की अहमियत का समर्थन करते हैं। हम मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करना जारी रखते हैं, जो दुनिया भर के लोकतंत्रों को मजबूत करने में योगदान देते हैं। इन मूल्यों ने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है। इन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। ये सार्वभौमिक अधिकार दुनिया भर के लोकतंत्रों का आधार हैं। ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने। और अब चलते चलते बीबीसी की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ। चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये चौथा साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर। हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर चुनने के लिए, जो कि हमारी 5 महिला खिलाड़ी हैं, उनमें से किसी को भी आप अगर चुनना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर जा सकते हैं। हर जगह वोटिंग लिंक मौजूद है। साथ ही अभी शाहिद ने फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी वोटिंग लिंक पिन कर दिया है। बिल्कुल, और उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। BBC हिंदी की किसी वेबसाइट, किसी भी खबर में आप जाएं, उसमें वो लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये तो हुई आइसोटी की बात। अब जानते हैं कि आगे इस पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में क्या क्या होगा। They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. ऐतिहासिक बताई जा रही सबसे बड़ी एविएशन डील की बात होगी। साथ ही होंगी खेल की दुनिया की भी खबरें। तो लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया का रुख करते हैं प्रेरणा। यूट्यूब, फेसबुक पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। सोहेब ज़ेदी, तौहीद अहमद, अशोक मोटी, सुरेश अग्रवाल, मदन लाल लंबोरिया, आलोक तिवारी, रामजी प्रसाद, दिनेश बिष्ट, जयवीर सिंह परिवर्तनवादी, हीरालाल रॉय, मुकेश धाकड़ा, सब लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। अशोक कामले लिखते हैं, वी लव BBC। थैंक यू अशोक जी। वहीं मोहम्मद शकील हैं, मकेश्वर कुमार हैं, प्रकाश मेहता हैं, सोहन प्रजापति हैं, मोहम्मद अमीरुद्दीन हैं, सुखदेव सिंह हैं, गौरी गौद हैं, पंकज कुमार हैं, मोहम्मद अमीरुद्दीन हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, कुमार मोहन हैं। कई लोग हैं जो यूट्यूब पर भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। सुरेश प्रसाद कुशवाहा, मनोहर चमोली, मनु, मुकेश दंगाना, ये सब कमेंट कर रहे हैं। राज पांडे, केशव कुमार मूल निवासी,
लगातार कमेंट्स आए जा रहे हैं और इस पे जिक्र कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे पड़ाव की बात करते हैं। और दूसरे पड़ाव की बात में पॉडकास्ट में दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की जो कही जा रही है प्रेरणा। जी, मंगलवार का दिन भारत के एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। शाहिद, टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी ने कल फ्रांसीसी विमानन कंपनी एयरबस और अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग के साथ कुल मिलाकर 470 विमानों की डील साइन की है। अच्छा, बहुत बड़ी। 470 विमानों का अगर बेड़ा हो तो कितनी बड़ी बात होती है। और अगर इस डील के बारे में बात करूं शाहिद, तो एयर इंडिया और बोइंग के बीच जो समझौता हुआ है, तो एयर इंडिया बोइंग से $34 अरब में 220 विमान खरीदेगी बोइंग से। इनमें 190 B737 मैक्स, 20 B787 और 10 B777 एक्स शामिल हैं। ये विमान के नाम है। और समझौते के तहत 70 और विमान खरीदने का विकल्प होगा। और एयरबस से भी डील हुई है जी, और उसके मुताबिक एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगा। 250 विमान तो कुल मिलाकर 470 विमान। बहुत बड़ा बेड़ा होता है ये, एक मिला के देखा जाए तो कुल मिलाकर। और ये डील कितनी बड़ी है और इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह हम समझाएंगे, आगे समझेंगे और इस पर विस्तार से बात करेंगे क्यों और किस वजह से ये बहुत बड़ी डील है। हाँ, लेकिन इन दो बड़े समझौतों को हरी झंडी मिलने के बाद शायद अमेरिका से लेकर फ्रांस और यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक समझौता करार दिया है और इसका स्वागत किया है। बिल्कुल। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जेन पियरे ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत पर कहा, They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted कैरिन how जेन the पियरे sale कह रही हैं will कि support राष्ट्रपति ने over भारत के 1 प्रधानमंत्री million नरेंद्र मोदी से आज बात की है। उन्होंने एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए उस ऐतिहासिक समझौते पर चर्चा की जिसके तहत एयर इंडिया बोइंग कंपनी से 200 प्लेन खरीदेगी और इनकी कीमत $34 बिलियन होगी। बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि इस समझौते के कारण अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी और एयर इंडिया की जरूरतों को पूरा करने में मदद पहुंचाएंगी। ये बड़ी बात है। पीएम मोदी के कार्यालय ने भी बाइडेन से हुई बातचीत को सद्भावपूर्ण और सकारात्मक बताया है। पीएम मोदी ने बोइंग और दूसरी अमेरिकी कंपनियों को निमंत्रण दिया है कि वो भारत के बढ़ते सिविल एविएशन सेक्टर में आएं और यहाँ पैदा होते मौकों का फायदा उठाएं। जी, फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के साथ जब एयर इंडिया की डील हो रही थी शायद, तब उस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे। बैठक के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। Once again, this achievement shows that Airbus and all its French partners, including Safran, मैक्रोन कह रहे हैं कि एक बार फिर इस उपलब्धि से पता चलता है कि एयरबस और सफरान सहित इसके सभी फ्रांसीसी सहयोगी भारत के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और हमने भारत के साथ बहुत कुछ हासिल किया है। मेरा मतलब अंतरिक्ष से लेकर साइबर तक, मतभेदों से लेकर संस्कृति तक, स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा संक्रमण तक के व्यापक क्षेत्रों में। और अब हमारे पास भारत और भारतीय लोगों की क्षमता को देखते हुए बहुत आगे जाने का ऐतिहासिक अवसर है। ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जिनका बयान है। वहीं इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, ये बड़ा सम्मेलन तक कल हुआ और उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में भारत जो है वो उड्डयन के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रेरणा, सुनते हैं पीएम मोदी को। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग 2 गुनी बढ़त। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेरणा, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। उन्होंने भी एयर इंडिया के साथ एयरबस और रोल्स रॉयस की डील पर खुशी जाहिर की है। ऋषि सुनक ने अपने एक लिखित बयान में कहा है कि एयरबस की पंखड़ियां हैं वो यूके में जो है बनाई जाएंगी और इसमें रोल्स रॉयस XWB के इंजन लगेंगे जिसे डर्बी में डिजाइन और असेंबल किया जाएगा। तो ये
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बताया और कहा है कि इस डील से ब्रिटेन के एरोस्पेस सेक्टर में हजारों नौकरियां आएंगी। इस डील को जो है प्रेरणा, अभी हमने जैसा कि जाना कि कितने बड़े स्तर पर, जहां पर 2 देश शामिल हैं, 2 राष्ट्रपति हैं, 1 प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन भी आ गया है, तो इस कुल मिलाकर इस डील को बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत, अमेरिका में तो बहुत फायदा होगा ही होगा, ब्रिटेन में फायदा बताया जा रहा है, फ्रांस में फायदा बताया जा रहा है, वहां नौकरियां पैदा होंगी ये बताया जा रहा है। तो ये क्यों ऐतिहासिक है, ये एक बड़ी वजह उठती है। और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के फायदे की बात की जा रही है, फ्रांस के फायदे की बात की जा रही है, ब्रिटेन के फायदे की बात की जा रही है, तो भारत को क्या हासिल होता है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैंने जानने चाहे हैं हमारे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से, जो इस पूरे मामले पर बहुत अच्छे से और गहराई से रोशनी डाल रहे हैं। ऐतिहासिक कई मानों में। सबसे पहले ये ऐतिहासिक इसलिए है कि 470 विमान, अभी तक किसी भी एयरलाइंस ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया था। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 450 का है, जो अमेरिकन एयरलाइंस ने दिया था 2011 में। तो उस लिहाज से ऐतिहासिक है। इससे बड़ा ऑर्डर अब तक एविएशन इंडस्ट्री का कभी नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ विमान के ही सौदा नहीं है, इसमें जो विमान के इंजन होते हैं उनकी कंपनियां जो हैं उनके साथ भी 800 इंजन के इसमें समझौता हुआ है। तो इस लिहाज से काफ़ी बड़ा है ये। इसके अलावा अगर आप देखें कि भारत का जो एविएशन इंडस्ट्री है वो 15% के हिसाब से पैसेंजर्स को अगर हम देखें तो उसमें विकास हो रहा है। तो इस समझौते के बाद ये आशा जताई जा रही है कि एक भारत का जो एविएशन इंडस्ट्री है एक नया उड़ान लेगा। वही सवाल मैं अगला पूछने वाला था कि ये उड़ान किस तरीके की होगी। 470 विमान, एक बहुत बड़ा बेड़ा हो जाएगा विमानों का, लेकिन क्या यात्रियों की संख्या भी इससे बढ़ेगी और एविएशन इंडस्ट्री फले फूलेगा? यात्रियों की संख्या तो ऐसे भी 15% सालाना बढ़ रही है। जी, आपने बताई। और इसके अलावा जब विमान आपके पास होंगे, ज़्यादा फ्लाइट्स होंगी, तो और भी पैसेंजर्स जो नहीं अब तक किसी वजह से टिकट नहीं मिलता है या देर होती है उनको, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का भी एक उनका अटेम्प्ट रहा है कि जो लोग रेलगाड़ियों से सफ़र कर सकते हैं वो विमान से भी सफ़र कर सकते हैं। तो इस समझौते के बाद जो समझा ये जा रहा है कि एयर इंडिया जो एक घाटे में चल रही कंपनी थी जब तक सरकार के हाथ में ये कंपनी थी, अब ये टाटा सन्स ने जब पिछले साल इसको लिया है, 1 साल हो गया उसको, इसके बाद जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है $70 बिलियन का, उससे एविएशन सिर्फ टाटा के एयर इंडिया का ही फ़ायदा नहीं होगा, उनका ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा विस्तार होगा। और यहाँ पर उससे जो एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि पुर्जे बनाने की उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, और फिर उनके विमानों के मेंटेनेंस एंड सर्विसेज की इंडस्ट्री है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसका विकास होगा। तो हर तरफ से, और एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइंस इस वक्त है जो संकट से गुजर रही थी, और इंडिया के मार्केट, आपको ताज्जुब होगा लोगों को सुनकर ये कि इंडिया का जो एविएशन मार्केट है इसमें एयर इंडिया नंबर 2 या नंबर 3 पे इस वक्त है। यहाँ के जो एयर इंडिया जो पैसेंजर का जो इस्तेमाल करते हैं जो एयरलाइंस, वो गल्फ़ के एयरलाइंस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वो गल्फ़ के एयरलाइंस यहाँ पूरे छाए हुए इंडिया की इंडस्ट्री में। तो इसलिए अब एयर इंडिया की चुनौती भी है और कोशिश भी ये होगी कि उनको मात दिया जाए और एक इंडिया का नंबर 1 एविएशन एयर कंपनी हो, और वो गल्फ़ से जो उनको मुकाबला है उसमें वो जीत हासिल कर सके, जो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके लिए। क्या ये माना जाना चाहिए कि वो अपने फ्लीट के बेड़े को बढ़ाकर एक तरीके से इंटरनेशनल और नेशनल जो एयरलाइंस की फ्लाइट्स होती हैं उसमें अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसी से मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो पीछे हैं ये। मुनाफा भी उसी से बनाएगा, क्योंकि अभी तक मुनाफे में तो नहीं है। अभी तो एक्सपेंशन, पहला तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला हिस्सा है वो एक्सपेंशन का है। तो जब ये फैलाव करेंगे, जब अपने बिजनेस को, अपने फ्लाइट्स बढ़ाएंगे, भारत को दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल से जोड़ेंगे, जैसे भी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट शुरू की इन्होंने फिर से, ये एक तरह से कंपटीशन दे रहे हैं अपने जो प्रतिद्वंदियों को। तो ये सिर्फ पैसेंजर्स की ही बात नहीं बल्कि कार्गो भी है इसमें, और इसके अलावा फिर जो बाकी जो एंसिलियरी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है उन सब में एयर इंडिया बहुत पीछे इस वक्त है। एयर इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क
सैन फ्रांसिस्को, लंदन, ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ के एयरपोर्ट्स पे इनको की जगह मिली हुई हैं जो उसके लिए मारामारी होती है। तो इनके पास है जो विरसे में इनको मिला है जब भारत सरकार से इन्होंने कंपनी ख़रीदी। तो इनके पास एहसासें बहुत हैं। अच्छा। इनके पास ताकत बहुत है, लेकिन बहुत दबे हुए थे क्योंकि घाटे में चल रही थी कंपनी। अब जब ये टाटा सन्स ने ख़रीदा है तो उनका एम्बिशन बहुत ही ज़्यादा है। उनका एम्बिशन ट्रांसफॉर्म करके एयर इंडिया को एक दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस बनाना चाहते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर जो टाटा सन्स की और कंपनियां हैं एयरलाइंस की, जैसे कि विस्तारा है और एयर एशिया जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर ये चलाती हैं कंपनी, तो सबको जम कर रहे हैं, सबको एयर इंडिया के साथ मिला दे रहे हैं। 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2024 तक एयर इंडिया ही एक विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया मिलके एक कंपनी हो जाएगी और जाहिर है इंडिया की वो सबसे बड़ी एविएशन कंपनी होगी। तो ये थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद जो बता रहे थे कि एयर इंडिया के इस सौदे से भारत को क्या हासिल होगा और ये क्यों ऐतिहासिक है। और अब इसके बाद रुख करते हैं खेल का। तो प्रेरणा, मैं तुमसे शुरुआत करूंगा कि आप बताएं कि ये पहली खबर कौन सी पहली है? खबर क्या होती है? पहली खबर बहुत अच्छी खबर है कि भारत की पुरुष क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है। शायद बुधवार को आईसीसी की ओर से जारी नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक भारतीय टीम टेस्ट मैचों में नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंच गई। इसके साथ ही ये वनडे, टी20 और टेस्ट फॉर्मेट तीनों में शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी बात है, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 होना। और हाल में बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तहत खेले गए पहले टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी और 132 रन की जीत ने इसे टेस्ट फॉर्मेट की रैंकिंग में शीर्ष पर वही पहुंचा जो दिया। पिछली बार जो मैच जीती है। अब दिल्ली में होने वाला है दूसरा टेस्ट मैच, अब क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन टेस्ट और वनडे की बात कही आपने, तो टेस्ट और वनडे में दूसरा कौन है पता है आपको? नहीं। ऑस्ट्रेलिया। ओहो। और टी20 में कौन है? ये भी इंग्लैंड। अच्छा। तो यानी कि बाकी 3 फॉर्मेट में तो इंडिया नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2 पे जो है वनडे में तो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और टी20 में इंग्लैंड है दूसरे नंबर पे। और जो कारण बताया जा रहा था, जैसे मैंने टेस्ट का बताया कि हाल जी। फिलहाल में जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली गई उसमें जो भारत की जीत थी वो एक अहम कारण रहा। वहीं पिछले महीने जो वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड को 3-0 से जो भारत ने हराया था, उसके बाद ये वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 जो टीम बनी है भारत, इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और भारतीय महिला जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है शायद, बिल्कुल। और आज मैच इस है। वक्त मैच चल रहा है। मैच और चल रहा है मैच की अगर वेस्ट बात करें तो वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 118 रन बनाए हैं 6 विकेट खोकर, यानी भारत के सामने 119 रनों का लक्ष्य रखा है। और उसमें एस टेलर ने 42 रन बनाए, जबकि भारतीय टीम की ओर से अब देखिए मैच में क्या होता है। जी। और टीम इंडिया में ओपनर जो स्मृति मंधाना है, उनकी वापसी हुई है। मंधाना की उंगली में चोट थी जिसकी वजह से वो पहला मुकाबला नहीं खेल पाई थी। पहली बार नहीं खेल पाई थी, तो उस वक्त उनको बाहर बैठना पड़ा था पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। ये इस बार देखते हैं कि बैटिंग अब होने वाली है, क्या होता है बैटिंग में। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में भारत की जो जमीमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष हैं, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और अपनी बल्लेबाजी की बदौलत 150 रन के लक्ष्य को हासिल करते हुए टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल और अभी जो वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच चला उसमें दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए हैं, जबकि रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर ने 1-1 विकेट निकाला है। रैंकिंग की बात कर रही थी, तो रैंकिंग में अगर बात करें तो जो गेंदबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग है उसमें नंबर 2 पर अश्विन पहुंच गए हैं। और हमने अश्विन का रिकॉर्ड देखा था कि पिछले मैच में उन्होंने कैसे 5 विकेट लिए थे दूसरी पारी में। तो वो जो है अब वो दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पर 36 वर्षीय जो अश्विन है, उन्होंने अभी हाल में 8 विकेट चटकाए थे। अगर टॉप की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस जो है वो गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। और जाते जाते मैं छोटे संक्षेप में ही बताऊंगी कि फिजी में शायद विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन हो चुका है और जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। बिल्कुल। और ये जो समारोह है शायद वो 15 से 17 फरवरी तक ये सम्मेलन चलेगा। और जब जयशंकर वहां पहुंचे तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक बार फिर से संतुलन स्थापित हो रहा है और वो युग जो है वो पीछे छूट गया है जब प्रगति का मानक पश्चिमीकरण को माना जाता था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कह दिया है कि अब हर चीज के लिए वेस्ट को देखने की जरूरत नहीं है। पश्चिमीकरण हर चीज का मानते तो वो विकास का मानक माना जाता था। जी, वो नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब एक रूपता नहीं है बल्कि विविधता को स्वीकार करना है। भाषा और संस्कृति का संगम दुनिया देखती है तो विश्व कल्याण के लिए अच्छा होता है। चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है फिजी में।
और आज का पॉडकास्ट बस इतना ही। अब दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में दीजिए इजाजत। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी रविशंकर कुमार के पास। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार।